हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 का इकोनॉमी का अध्याय 3 मुद्रा और साख के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है मुद्रा? वस्तु विनिमय का माध्यम, जिसके माध्यम से कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और दे सकते हैं, उसी को कहते हैं हम गाइस मुद्रा या वस्तु का विनिमय। ठीक है ना। इसका क्या होती है? माध्यम होती है। देखिए, मुद्रा के रूप में गाइस नोट भी हो सकते हैं, सिक्के भी हो सकते हैं। करेंसी को ही हम क्या कहते हैं गाइस? मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेंसी को ही हम मुद्रा कहते हैं। यह गाइस नोट के रूप में हो सकती है, सिक्के के रूप में हो सकती है, साथ में गाइस ये एक प्रकार के चेक ड्राफ्ट वगैरह के रूप में हो सकती है मुद्रा। मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि हम रोजाना करते हैं। इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा में जुड़े कई सौदे की सूची पहचान सकते हैं। हम देखते हैं गाइस, दैनिक जीवन में हम डेली बहुत सारे गाइस देखते हैं, बहुत सारे कार्य मुद्रा के द्वारा ही करते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। हम कोई भी चीज़ लेना होता है गाइस या कोई भी चीज़ बेचना होता है तो हम क्या करते हैं? मुद्रा का उपयोग करते हैं। देखिए, हाँ, आप देखेंगे कि बहुत से लेन देन आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुओं को खरीदा और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। हम देखते हैं गाइस, कोई से भी काम हमको करवाना होता है या सेवा लेनी होती है तो हम उसके बदले क्या देते हैं? उसको गाइस मुद्रा देते हैं, वेतन देते हैं और मुद्रा के रूप में देते हैं। लेकिन कुछ मामले में हो सकता है लेन देन के होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने की वादा किया जाता हो। क्या आपने सोचा कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? इसका कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। हम देखते हैं इसको क्यों होता है गाइस मुद्रा का विनिमय। कोई भी व्यक्ति आसानी से कोई चीज़ खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है। जैसे हमारे पास गेहूँ है और हमको गाइस कोई भी चीज़ चाहिए है, जूते वगैरह चाहिए है, तो हम गाइस गेहूँ लेकर हम हर जगह नहीं जा सकते हैं क्या? और हो सकता है हम गेहूं के बदले जिससे भी जो चीज़ चाहिए है और उसको हमारी गेहूं नहीं चाहिए है तो, है ना, तो प्रॉब्लम होगी। तो गाइस इसलिए इसका आसानी से प्रयोग हम कर सकते हैं मुद्रा का। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर वह मुद्रा इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए करता है। गाइस पहले क्या करता है? कोई भी चीज़ का भुगतान वो किस में कर लेता है? मुद्रा में करता है, और फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ को खरीदने के लिए करते हैं। एक जूता का निर्माता का उदाहरण देखते हैं गाइस हम, और इसके बारे में समझते हैं। देखिए, एक जूता का निर्माता है, मतलब एक जूता बनाता है एक व्यक्ति, और वो क्या करता है? वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। वह क्या खरीदना चाहता है? एक जूता वाला है, वो अपने जूते को बेच करके गेहूं खरीदना चाहता है। फिर वह मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने में करेगा। एक व्यक्ति है गाइस, ये देखिए, ये एक व्यक्ति है जो कि क्या बना रहा है? अपने जूते बनाता है। और इसको क्या चाहिए है गाइस? इसको जूते इसके पास पर्याप्त हैं, तो इसको क्या चाहिए है? गेहूं चाहिए है। तो आगे क्या करेगा? इसका क्या करेगा? सेलिंग करेगा, इसको बेचेगा, फिर इससे जो पैसा प्राप्त होगा उसका उपयोग गाइस गेहूं खरीदने में करता है। इसी को गाइस हम मुद्रा के द्वारा करता है। और ये सीधे तौर पर आदान प्रदान क्यों नहीं कर सकता? हम देखते हैं। तो गाइस ये सीधे तौर पर इस वाले गेहूं वाले से सीधे तौर पर यदि जूते देता है, जूते ये वाले दे करके गाइस अब यहाँ से गेहूं भी खरीद सकता है। लेकिन हो सकता है ये गाइस सीधे तौर पर यदि इस गेहूं वाले को जूते देता है और इस गेहूं वाले को क्या नहीं चाहिए हैं? इसके जूते नहीं चाहिए हैं। क्यों नहीं चाहिए हैं? क्योंकि इसके पास जूते हैं। क्योंकि गाइस अपन जानते हैं कि गेहूँ के लिए गाइस हम डेली यूज करते हैं तो वो जल्दी ख़त्म होता है, लेकिन जूते तो 6 महीने बाद ही चलते रहते हैं कि नहीं चलते 6 महीने तक। तो गाइस हो सकता है इस वाले को नहीं चाहिए है जूते, तो फिर क्या करेगा? ये तो अपना लेन देन नहीं करेगा ना, बोल देगा भाई हमको नहीं चाहिए जूते वूते, ना ही हमको गेहूं देना है। तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है। तो हमें ऐसा माध्यम की ज़रूरत होती है जिसके द्वारा गाइस वो सब जगह चल जाए।
जैसे मुद्रा का गाइस, ये मुद्रा तो गाइस सब जगह चलती है, क्योंकि ये क्या करेगा, आगे मुद्रा में बदलेगा फिर क्या कर लेगा, इसको मुद्रा देगा और मुद्रा के माध्यम से गाइस ये भी कोई भी चीज़ आसानी से खरीद पाएगा। इसको पता चला इस वाले इंसान को क्या चाहिए है, इसको चीनी चाहिए है, तो गाइस इसको जैसे ही मुद्रा मिल जाती है, ये क्या मुद्रा के माध्यम से बेचता है, ये गाइस मतलब कि अपने गेहूँ बेचता है और इसको मुद्रा मिल जाती है, फिर उससे ये चीनी खरीद लेता है। तो मुद्रा के आने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते सीधे गेहूं से विनिमय करता है तो कितनी कठिनाई होती। गेहूं उगाने वाले एक ऐसा किसान खोजना पड़ता जो ना केवल कि जो कि गेहूं बेचना चाहता है बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। तो गाइस इसके लिए प्रॉब्लम थी, यदि हो सकता है इसके पास जूते हैं और इसके पास गेहूं है, तो ये तो गाइस पहले नंबर ऐसा किसान खरीदेगा जो कि ऐसा किसान चाहिए है जिसको उसको गेहूं भी मिल जाए और वो जूते भी दे दे उसको। हो सकता है इसको नहीं चाहिए है जूते, हमने ये देखा है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, होती है कि नहीं होती है। अर्थात दोनों पक्षों में एक दूसरे से चीज़ें खरीदने पर सहमति रखते हों, उसे ही गाइस आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। आवश्यकता का दोहरा संयोग किसे कहते हैं गाइस, क्वेश्चन आ जाता है। जो गाइस दोनों चीज़ों को खरीदने और बेचने में सहमति रखते हों, उसे ही क्या कहा जाता है, आवश्यकता का दोहरा संयोग। मतलब कि आवश्यकता का दोहरा संयोग किसे कहते हैं, जिसको गाइस क्या चाहिए है, जैसे इसको गाइस गेहूँ चाहिए हो और उसको जूते चाहिए हों, तो ही गाइस ये लोग बेच सकते हैं, एक दूसरे को अदला बदली कर सकते हैं। इसी को कहते हैं आवश्यकता का दोहरा संयोग। इसी के माध्यम से कोई चीज़ का वस्तु विनिमय किया जा सकता था पुराने समय पे, ठीक है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं जैसे ही मुद्रा आ जाती है तो गाइस मुद्रा का कैसे एक प्रकार से मुद्रा को क्या प्राप्त है, सरकारी मान्यता प्राप्त है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कोई भी दुकानदार हो गाइस, यदि हम उसको मुद्रा देते हैं तो वो हमें अपनी चीज़ों को दे देता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वह वस्तु दूसरी वस्तु को खरीदने की भी इच्छा रखता है। हम देखते हैं कोई व्यक्ति यदि बेचता है कोई चीज़ तो फिर दूसरी वस्तु को खरीदता है, उन पैसों से खरीदता है कि नहीं रखता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता था, वहां आवश्यकता का दोहरा संयोग होना अनिवार्यता और विशिष्टता थी। तो गाइस हम देखते हैं जो वस्तु विनिमय होती थी पुराने समय में, तो यदि वस्तु विनिमय गाइस ऐसे होती है कि उसमें दोहरा संयोग होता है। यदि दोहरा संयोग नहीं होता है तो वस्तु विनिमय का नहीं किया जा सकता। मतलब कि हम देखते हैं कि यदि इस वाले इंसान को गाइस क्या चाहिए है, इस वाले इंसान को गेहूं चाहिए है, तो इसको गाइस जूते भी चाहिए हो तभी ये इसको क्या देगा, गेहूं देगा। हो सकता है इसके पास जूते हों तो ये अपना गेहूं नहीं देगा। तो गाइस इसके लिए यदि वस्तु विनिमय करना है, लेन देन करना है, तो उसमें दोनों का संयोग होना चाहिए, दोहरा संयोग होना चाहिए। इसी को कहते हैं गाइस, लेने वाले की इच्छा भी होना चाहिए और देने वाले की इच्छा को ही हम क्या कहते हैं, दोहरा संयोग कहते हैं, दोहरा आवश्यकता का संयोग कहते हैं। इसकी तुलना ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है। मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यमवर्ती भूमिका करके आवश्यकता के दोहरा संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। हम देखते हैं गाइस, और मुद्रा जैसे ही आ जाती है तो गाइस ये जरूरी नहीं है कि आवश्यकता का दोहरा संयोग हो सकता है इसको क्या नहीं चाहिए जूते, तो ये नहीं लेगा, ये क्या कर लेगा, इस इंसान से मुद्रा ले लेगा। तो गाइस ऐसे में मतलब दोहरा संयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको भी जूते चाहिए हों, है ना। और मुद्रा के माध्यम से दोहरा संयोग की जरूरत नहीं पड़ती है कि जिसको भी हम चीज़ें दे रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो हमारी चीज़ें लेकिन पैसा तो ले सकता है कि नहीं ले सकता, और पैसे लेकर वो कोई और चीज़ भी ले सकता है कि नहीं ले सकता। तो गाइस इसी को हम देखते हैं, मुद्रा के माध्यम से हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, दोहरा संयोग की ज़रूरत नहीं, खत्म हो जाती है। फिर देखते हैं, जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसा किसान ढूंढे जो ना केवल जूते को खरीदे बल्कि साथ साथ गेहूं को बेचे भी।
तो गाइस उसको ये सब ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोहरा संयोग में क्या देखते हैं कि दोहरा संयोग में दोनों की इच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किसान गाइस जिसको हम चीज़ें बेच रहे हैं उसको हमारी चीज़ें पसंद होंगी तो ही लेगा, और नहीं है तो गाइस वो नहीं लेगा। तो यदि हम देखते हैं कि यदि मुद्रा आ जाती है तो गाइस जो मुद्रा के माध्यम से हम किसी की भी चीज़ों को खरीद सकते हैं और किसी को भी हम चीज़ों को बेच करके पैसा ले सकते हैं यदि हमको नहीं भी चाहिए उसकी चीज़ें, तो है ना। तो ये होता है। देखिए केवल जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार जूते मुद्रा में बदल जाते हैं गाइस, यदि तो बदल दिया जाता है तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु को खरीद सकता है। चूँकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। तो गाइस हमने देखा जो विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है, मुद्रा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं इसके माध्यम से गाइस हम कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं और कोई भी वस्तु को बेच सकते हैं, ठीक है ना। इसी के माध्यम से मतलब जैसे कि यदि हमें कोई चीज़ चाहिए है तो पहले हम अपनी वस्तुओं को क्या कर लेंगे, जैसे उस जूते वाले को क्या चाहिए था, अनाज चाहिए था, तो पहले वो क्या करेगा, अपनी जो जूते बनाया हुआ है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा मुद्रा में। पहले इसको बेचेगा और क्या करेगा, किसी से मुद्रा प्राप्त करेगा, और मुद्रा प्राप्त हो जाती है जैसे ही तो वो बाजार में जाकर किसी भी किसान से गाइस, उसको फिर ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले को हमारे जूते लेगा तभी हमें गेहूं मिलेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है उसको गाइस। यदि सामने वाले किसान को हमारे जूते की ज़रूरत भी नहीं है तो भी वो हमें क्या दे दे, गेहूं दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि हम उसको बदले में मुद्रा देंगे, और मुद्रा देंगे तो मुद्रा के माध्यम से यदि उसको जूते की ज़रूरत नहीं, चीनी की ज़रूरत है तो वो चीनी भी खरीद लेगा, है ना। तो ये होती है गाइस, मुद्रा क्या करती है हमारे जीवन में, विनिमय का माध्यम होती है वस्तुओं को लेने देने में। सो गाइस देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, आओ इन पर भी विचार करें। तो गाइस देखिए फर्स्ट में क्या पूछा गया है, मुद्रा के जरिए वस्तु तथा विनिमय में सहूलियत कैसे होती है। सो गाइस हमने देखा जो भी हमें चीज़ खरीदनी होती है तो वस्तु विनिमय, कोई भी चीज़ हम इसके माध्यम से खरीद सकते हैं और कोई भी बेच सकते हैं। सामने वाले को यदि हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है तो पहले क्या करना पड़ता था, अपनी वस्तु उसको देंगे और वो वस्तु हमको देगा, और हो सकता है इस इंसान को हमारी वस्तु क्या हो, पसंद ना हो, या फिर हो सकता है ये वाला इंसान हमारी वस्तु को खरीदने से मना कर दे। क्यों कर दे, क्योंकि उसके पास भरपूर मात्रा में है, तो हम क्या करेंगे, हम तो रह जाएंगे ना। तो गाइस इसके लिए ही क्या उपयोगी है, मुद्रा का प्रयोग वस्तु विनिमय में एक सहूलियत प्रदान करता है। और गाइस इसके माध्यम से फिर अब क्या है गाइस, अब तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, पहले अपनी वस्तु को जो भी है हमारे पास तो वो क्या करेगा, आगे अपनी वस्तु को मुद्रा के रूप में बेच देगा, और फिर बाद में गाइस यदि इसी को भी गाइस क्या करेगा, मुद्रा के माध्यम से खरीद लेगा इसके गेहूं को, और फिर क्या करेगा ये वाला व्यक्ति गाइस, इसको इसकी चीज़ें नहीं भी चाहिए तो ये दूसरों से जूते जा करके खरीद सकता है, या चीनी या शक्कर, चाय पत्ती कुछ भी खरीद सकता है, कपड़े अपड़े खरीद सकता है। और गाइस लेन देन में भी पता चला गाइस, किसी को बहुत ज़्यादा दूर जाना है, बहुत से ज़्यादा दूर की चीज़ें जाना है, किसी को क्या चाहिए है गाइस, ट्रक चाहिए है, कोई भी ट्रक खरीदना है गाइस, तो वो इतना सारा माल लेकर के जाएगा, ये गेहूं वाला गाइस या जूते वाला, क्या वो ट्रक खरीद सकता है जूते से, हो सकता है उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ले जाना पड़ेगा, भाड़ा लगेगा, सब कुछ लगेगा। और इसके माध्यम से क्या होता है, यदि उसके पास पैसा है तो वो आप आसानी से कोई भी वस्तु को कहीं भी आसानी से पैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकता है। दूसरा क्या पूछा गया है, देखिए क्या आप कुछ उदाहरण सोच सकते हैं जहां वस्तु सेवाओं का विनिमय मजदूरी वस्तु विनिमय के जरिए होती है। गाइस क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ऐसा उदाहरण दीजिए जहां अभी भी क्या हो रहा है, वस्तु विनिमय के जरिए ही क्या मजदूरी कोई करता है, कोई भी काम करता है तो उसकी अदायगी किसके माध्यम से की जाती है, वस्तु विनिमय के माध्यम से, कि वस्तु के बदले सेवाओं के बदले वस्तु देना। सो गाइस ऐसा एक उदाहरण हमें यहाँ पे किसान टाइप वर्ग में आता है। जो किसान में जो मजदूर लगे होते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, ज़्यादातर अभी भी कुछ लोगों को क्या दिया जाता है, यदि धान की फसल की कटाई कर रहे हैं तो उनको बदले में क्या दी जाती है, धान गेहूँ दे दिए जाते हैं। और कुछ लोग तो पैसे अभी भी पैसों का चलन आ गया है ज़्यादातर,
ठीक है। मुद्रा का आधुनिक रूप, अब पढ़ते हैं गाइस मुद्रा का आधुनिक रूप। आधुनिक रूप मतलब कि अभी का कैसा रूप चल रहा है। हमने देखा कि मुद्रा के जरिए ऐसी चीज़ें हैं, मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जिसका लेन देन विनिमय के माध्यम बन सकती है। सिक्कों को चलन से पहले तरह तरह की कुछ की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी, तांबे जैसी कुछ धातुओं को सिक्के के चलन में हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। गाइस इसमें बताया गया है, जो गाइस हम देखते हैं अभी हम देखते हैं मुद्रा वगैरह देखते हैं, तो इसके माध्यम से क्या की जाती है, वस्तु का विनिमय किया जाता था। और गाइस पहले कैसे किया जाता था, पहले का चलन क्या था, जैसे कि हम देखते हैं पहले पशुओं का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। मतलब पशु दे देते थे और कोई भी चीज़ खरीद लेते थे। जिस प्रकार अपन मुद्रा दे देते हैं और कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं। और गाइस ये कि कोई भी चीज़ बेचना होता है तो हम क्या कर देते थे, ये लोग पशुओं के माध्यम से क्या बेच देते थे, मतलब पशु ले लेते थे और अपनी चीज़ बेच देते थे, इस्तेमाल करते थे मुद्रा के रूप में। इसके बाद फिर लोगों ने क्या किया, सोना आया, सोना का प्रयोग करने लगे मुद्रा के रूप में। चांदी का, तांबे का, कुछ धातुओं सिक्कों के चलन की हुआ, सिक्कों का चलन हुआ, जो चलन पिछली सदी में से होता रहा। जो गाइस इस प्रकार के पहले सिक्के चलते थे, सोने के, चांदी के, इस प्रकार के सिक्कों के माध्यम से ये लोग वस्तु का आदान प्रदान करते थे। इसके बाद देखते हैं गाइस करेंसी, पढ़ते हैं गाइस करेंसी के बारे में। फिर कौन आया गाइस, करेंसी तो आप जानते हैं, करेंसी मतलब गाइस नोट भी हो सकता है, करेंसी मुद्रा, या फिर सिक्के भी हो सकते हैं। सिक्कों के बाद आप देख सकते हैं करेंसी को गाइस चेक वगैरह भी हो सकते हैं करेंसी, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल है। इसमें कागज के नोट भी हैं और सिक्के को ही हम क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थीं, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से बनी है। अनाज और पशुओं की तरह बेरोजमर्रा की चीज़ें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। तो गाइस हमने देखा कि मुद्रा क्या है, समय की जो करेंसी है वो क्या है, एक प्रकार के सिक्के होते हैं और क्या होता है, या फिर कागज के टुकड़े होते हैं, है ना, जिसका खुद में कोई उपयोग वो नहीं है गाइस। यदि अपन कोई भी कागज का टुकड़ा गाइस यदि वो चलन में नहीं आता है, सरकार द्वारा यदि बंद कर दिया जाता है, तो क्या उसका कोई यूज है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पशु होते थे वो तो रोजमर्रा की जिंदगी में, दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते थे, या फिर गाइस जो सोने चांदी के सिक्के होते थे उनका तो अपना कोई उपयोग होता था। लेकिन यदि हम देखेंगे नोट का कोई अपना उपयोग नहीं है। यदि इनको बंद कर दिया जाता है तो नोट 1 रुपए में भी बिकने वाली नहीं है, इसका हम भी यूज नहीं कर सकते। जिसके पास रखे हुए हैं वो भी उपयोग नहीं कर सकता है। फिर इसे वस्तु विनिमय को क्यों स्वीकार किया गया, इसके बारे में क्वेश्चन उठता है कि बताइए, जब यदि नोट को बंद कर दिया जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका तो कोई दैनिक उपयोग है ही नहीं। जैसे पशुओं को यदि बंद कर दिया जाता कि हम पशुओं को नहीं लेंगे, आप वस्तु विनिमय में हम पशुओं को नहीं लेंगे और आपको ना ही चीज़ देंगे, तो लोग अपना पशुओं का उपयोग कर सकता था, है ना, दूध घी तो निकल ही सकता था। लेकिन इसका जो अब कागज़ वगैरह जो टुकड़े चल रहे हैं गाइस, यदि इनको बंद कर दिया जाता है तो इनका कोई अपना उपयोग है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। फिर भी इसे माध्यम क्यों बनाया गया है, वस्तु विनिमय का स्वीकार किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। तो गाइस हम देखते हैं हमारे यहाँ पे भी जो इसे क्यों किया गया है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे यहाँ भी हमारे देश की सरकार ने इसे प्राधिकृत किया है, इस पर कानून बनाया है कि यदि ये नोट आप नहीं लेंगे और कोई भी सामान नहीं देते हैं, इन नोटों को नहीं चलाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। इसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मान्यता, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करती है। कौन करता है इसे, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी के रूप में इसे जारी करती है।
कानून के अनुसार व्यक्ति या कोई संस्था मुद्रा को जारी करने की इजाज़त नहीं है। कोई संस्था या प्राइवेट संस्था इसको जारी नहीं कर सकती है कि मुद्रा चलाए ना चलाए, ये उनके ऊपर गाइस निर्भर नहीं होता है। हम देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से नोटों को गाइस एक प्रकार की क्या मिलती है। रिजर्व बैंक एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से नोटों का गाइस छापण की मतलब कि नोटों का छापना, मुद्रा के रूप में लाना, ये उन्हीं का कार्य होता है। इसके अलावा कानूनी विनिमय के माध्यम से रूप में इस रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान की गई है। इसके अलावा देखते हैं कानून के माध्यम से इसे क्या मुद्रा को क्या एक प्रकार से कानूनी मान्यता दी गई है। रुपए का इस्तेमाल करने की कानूनी वैधता प्रदान करता है जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए नहीं किया जा सकता है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपए की अदायगी करने से अस्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए मतलब कोई भी व्यक्ति होगा यदि कानूनी तौर पर उसको यदि नोटों को नहीं मान्यता प्रदान करता है तो गाइस उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ये ऐसा नहीं किया जा सकता है, उसको गाइस जेल वगैरह भी हो सकती है। कानूनी मान्यता प्राप्त है एक प्रकार से वस्तु विनिमय के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। इसे वस्तु विनिमय का एक प्रकार का माध्यम स्वीकार किया जाता है। यदि कोई भी वाइस दुकानदार के पास आप पैसे लेके जाते हैं तो वो आपसे ये नहीं बोल सकता कि आपका ये पैसों में हम आपको चीज़ें नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे कि ये नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि पैसों को क्या है, जो हमारे नोट हैं, सिक्के हैं, इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कैसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, मतलब इसको विनिमय का माध्यम माना जाता है। बैंकों में निक्षेप, इसके बारे में देखते हैं। देखिए गाइस, जो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो क्या करते हैं, लोग बैंकों में क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। इसी को हम बैंकों का निक्षेप कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो जमा कर देता है, उससे गाइस उसको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उसको गाइस ब्याज मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ब्याज मिल जाता है। कैसे गाइस? क्योंकि बैंक जो हम जमा पैसे कर रहे हैं उस पर बैंक ब्याज देती है। कैसे देती है गाइस? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है? तो गाइस वो क्या करती है, जैसे ही हम अपने पैसे को जमा करते हैं तो जमा का गाइस कुछ पैसे तो वो अपने पास रखती है, और जो अतिरिक्त पैसा होता है गाइस तो उसको क्या कर देती है, 15% तक रख लेगी गाइस, और बाकी पैसे को क्या कर देगी, जिसको गाइस ऋण की ज़रूरत होगी, जिस इंसान को काम करने के लिए, माना उसके पास पैसे नहीं है और वो ऋण लेकर के अपना कोई काम धंधा खोलना चाहता है, तो उसको गाइस क्या कर देती है, बैंक ऋण दे देती है कुछ कम ब्याज पर। तो गाइस जो ब्याज मिलता है उससे उसका काम भी चल जाता है, बैंकों के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन भी हो जाता है, और बाकी गाइस लोगों को ऋण मतलब ब्याज के रूप में पैसा भी दे देती है, और जो हमने भी गाइस जमा किया है उसमें भी गाइस सूद दे देती है, ब्याज दे देती है, हमारा पैसा बढ़ जाता है। तो उससे गाइस मध्यस्थता का कार्य करती है कौन? बैंक। इसके बारे में गाइस हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ लोगों को मुद्रा के निक्षेप के रूप में रखते हैं। लोग क्या करते हैं गाइस, मुद्रा को निक्षेप के रूप में रखते हैं। किसी समय लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिरी वेतन में मजदूरों को अतिरिक्त नकद होता है, और लोगों के अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं लोग, जैसे ही गाइस हम देखते हैं हर महीने की लास्ट तारीख आती है, लोगों का पैसा बचा रहता है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है जो महीने भर में खर्च नहीं होगा तो उसको क्या कर देते हैं लोग, बैंकों में अपने पास से जमा कर देते हैं। इससे क्या होता है, बैंकों में खाता खोलते हैं और खोल करके जमा कर देते हैं, और बैंक इन जमा को स्वीकार करती है, अतिरिक्त को जमा कर देते हैं, और इसमें गाइस बैंक क्या करती है, सूद भी देती है। सूद मतलब होता है गाइस ब्याज देना, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पैसा भी देती है। इस प्रकार लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित भी रहा आता है, और उनको क्या मिल जाता है, सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इससे धन निकालने में भी गाइस सुविधा उपलब्ध होती है। उसे कोई तो भय नहीं रहता है कि हमारा चोर वगैरह ले जाएंगे, और पैसा भी मिलता है एक्स्ट्रा, तो इससे क्या होता है, और उनको धन निकालने भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। चूंकि बैंक खाते में धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, जैसे ही हम अपने बैंक से पैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पैसे जमा है तो हम उसमें मांग के जरिए क्या कर लेते हैं, पैसे को निकाल लेते हैं। इसीलिए इस जमा को
जमा कहा, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है कि मतलब मांग के रूप में हम इन पैसों को निकाल लेते हैं, इसीलिए इस जमा निक्षेप को क्या कहा जाता है, मांग जमा कहा जाता है। अब मांग जमा क्या है गाइस, एक प्रकार के अन्य दिलचस्पी देता है, एक प्रकार की क्या देता है, दिलचस्पी देता है। यह सुविधा इस मुद्रा के अतिरिक्त विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। यह सुविधा क्या है गाइस, एक प्रकार का विनिमय का माध्यम भी है। विनिमय का माध्यम तो मुद्रा है, तो गाइस ये भी चेक के रूप में अपन जैसे ही पैसे उपलब्ध करवाते हैं तो चेक भी क्या है, एक प्रकार के विनिमय का माध्यम है कि नहीं है। हम किसी को चेक दे देते हैं जितने रुपए का गाइस, और वो वहाँ कहीं भी जाकर के किसी भी बैंक में उससे पैसे निकाल सकता है उन चेक से माध्यम से, इसीलिए इसको हम विनिमय का माध्यम भी कहते हैं। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा, आपने देखा होगा जिसके पास पैसे नहीं होते चेक होते हैं तो उसको भी क्या करवाते हैं लोग, भुगतान करवा लेते हैं। चेक के भुगतान इसलिए भुगतान करता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक को काटता है, और चेक एक ऐसा कागज होता है जो कि बैंकों को किसी व्यक्ति के खाते में चेक पर लिखे नाम के दूसरे व्यक्ति में कि एक खास रकम को भुगतान करने का आदेश देता है गाइस। जिसको भी कैसे चेक क्या होता है, एक प्रकार से गाइस जैसे कि हमारा चेक है और हमने क्या कर दिया, हमें जिसको भी भुगतान करना होता है, हमारे पैसा है गाइस, हमारा जितना भी पैसा है, हम सोचते हैं कि हम किसी से सामान हमने किसी से क्या किया, सामान खरीद लिया और गाइस हमको इस वाले व्यक्ति को देना है, तो हम क्या कर देते हैं, चेक के रूप में बैंक को क्या लिख देंगे, एक गाइस एक चेक मतलब कि एक मांग के रूप में ड्राफ्ट भरेंगे और उसको में लिख देंगे गाइस कि हमारा पैसा इसके खाते में इसकी चेक में गाइस के रूप में दे दिया जाए। जैसे हमारा नाम कोई भी होता है, जैसे हमारा नाम कल्पना है और किसी का कुछ और नाम है या सविता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा पैसा गाइस हमने उससे कोई सामान खरीदा है उसको देना है, तो हम उसके माध्यम से दे सकते हैं। देखिए इसके बारे में यही लिखा है। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं कि चेक भुगतान के रूप में कैसे होता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। चेक का गाइस भुगतान कैसे किया जाता है, तो हम किसी भी बैंक में गाइस उसको चेक है यदि हमारे पास जितने रुपए का चेक होता है उसको हम वहाँ पे भुगतान कर लेते हैं। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। एक जूता निर्माता सलीम को चमड़ा आपूर्ति को भुगतान करना है और इसके लिए वह एक विशेष रकम चेक लिखता है। क्या लिखता है गाइस, एक चेक लिखता है। उसको क्या करना है, एक चमड़ा आपूर्तिकर्ता को, जिसने उसको एक जूता निर्माता है, एक जूता बनाता है, उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है गाइस, चमड़े की ज़रूरत होती है। तो उसको क्या देना है, पैसे देना है। तो गाइस उसको वो पैसे ना दे करके क्या देता है, एक चेक देता है, एक चेक लिखता है, ठीक है ना। अर्थात चेक निर्माता अपने बैंक से चमड़ा आपूर्ति के लिए यह रकम देने का आदेश देता है। गाइस वो जो सलीम है वो क्या कर रहा है, एक क्या लिख रहा है, एक प्रकार का चेक लिखता है और अपने बैंक वाले से बोलता है कि हमारा जो पैसा है, हमारी जो रकम है, उसको क्या किसके में डालना चाहता है गाइस, वो रकम देने का आदेश देता है चमड़ा आपूर्ति करने वाले को कि आप उसको रकम दे दीजिए, ठीक है ना। चेक लेकर जाता है और यह गाइस क्या करता है, चेक लेकर के जाता है और अपने बैंक में खाते में जमा कर देता है। वही चेक अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एवं बैंक खाते से एक दूसरे के खाते में कुछ दिनों में अंतरिम हो जाता है और लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। इसमें गाइस क्या किया, इसने सलीम ने क्या किया, कुछ चमड़ा लिया। क्या किया, कुछ चमड़ा लिया और गाइस उसने क्या किया, अपने बैंक वाले को क्या लिखा, एक प्रकार का चेक लिखा और बोला कि हमारा जो रकम है गाइस वो किसके बैंक में डाल दीजिए आप, उनके में, किसके में, जिससे उसने सामान खरीदा है। तो गाइस इस प्रकार का चेक वो भी लिखता है और वहाँ पे कुछ दिनों में ये अदायगी हो जाती है। किसके माध्यम से, चेक के माध्यम से। अब इसमें पैसे का लेन देन बिल्कुल भी नहीं हुआ है और चेक के माध्यम से हमारे बैंक से पैसे उसके बैंक के खाते में चले जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का चेक किस प्रकार लिखा जाता है, देखिए इसने क्या किया, अपना नाम लिखा, पे जो अदा करता है जिसको देना है, ठीक है ना। तो उसने प्रेम कुमार लिखा और गाइस ये दिनांक डाल दी, रुपए बताए कि कितने लिखना है और अदा करें, किसे अदा करें, उसका खाता नंबर आप दे दीजिए और इसमें कितने पैसे डालना है। तो भारतीय स्टेट बैंक का ये ड्राफ्ट था, किसको देना था, मिस्टर सलीम में।
इसके बाद देखते हैं, अगर हम देख सकते हैं कि मांग जमा में मुद्रा का अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। तो गाइस हम इस वाले चेक में देखा, हमने क्या देखा गाइस कि मतलब मांग जो जमा है हमारी, उसकी हम मांग कर सकते हैं और उसका गाइस प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मुद्रा के रूप में। क्योंकि हमने देखा कि सलीम ने क्या खरीद लिया था, इसी के सहारे गाइस उन्होंने क्या खरीदा था, चमड़ा वगैरह खरीद लिया था अपने जूते के लिए। और गाइस वो उसी के माध्यम से सीधे बैंक में दूसरों के बैंक में गाइस ट्रांसफ़र कर रहा था, चेक लिख करके। तो गाइस बिना नगद का इस्तेमाल किए हुए वो भुगतान कर दिया उसने। चूँकि मांग जमाव का करेंसी के साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में गाइस इसे क्या कहा जाता है, मुद्रा ही समझा जाता है। किसको समझा जाता है, जो हमारी मांग जमा है, जो हमारे पैसे बैंक में जमा है, करेंसी है या फिर चेक है गाइस, तो चेक को ही क्या कहा समझा जाता है, मुद्रा समझा जाता है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ आपको बैंक की भूमिका याद रखना होगा कि बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी तथा और जमा आधुनिक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब है गाइस। तो हम यही देखते हैं, अभी भी पेटीएम होता है, हम देखते हैं अपने बैंक से अपने खाते से दूसरों को क्या कर दिया जाता है, दूसरों के खाते में पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि उसका भुगतान हो जाता है। जैसे कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो आजकल तो ज़्यादा व्यवस्था यही देखी जाती है कि हम बैंक से अपना सामान खरीदा और मोबाइल के द्वारा गाइस पेटीएम कर दिया जाता है, उनको जिससे गाइस खरीदा है, जिसने बेचा है, उसको पैसा उसी के माध्यम से दिया जाता है बिना नगद का उपयोग किए हुए। गाइस आगे देखते हैं अपन बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। किस प्रकार गाइस बैंक ऋण देते हैं, वो ऋण कहाँ से देते हैं, उनके पास पैसा कहाँ आता है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बैंक की कहानी बढ़ाते हैं। बैंक जनता को जो धन जमा और खाते की स्वीकार करते हैं गाइस, जो खाता स्वीकार करता है, जो लोग जमा करते हैं बैंक में, तो उसका बैंक क्या करते हैं, हम देखते हैं उसका बैंक के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो हम पैसा जमा करके आते हैं बैंकों में। यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम को एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रख लेता है। क्यों रख लेता है, क्योंकि हो सकता है किसी को तुरंत अर्जेंट की ज़रूरत होती है 400-500 रुपये की, 5000 की, तो वो उसको दे सके, ठीक है ना। तो जितना गाइस जिसने जमा किया है कुछ पैसा तो अपने पास में रखता है और बाकी पैसा का क्या करता है गाइस, बाकी पैसा को गाइस ऋण के रूप में किसी इंसान की ज़रूरत के लिए उसको दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए आजकल भारत के बैंकों में जमा का केवल 15% हिस्सा ही नगद के रूप में बैंकों के पास रखता है अपने पास। जैसे हम गाइस जितना भी पैसा जमा करके आते हैं उसका 15% ही बैंक अपने पास नगद रूप में रखता है कि कोई निकलवाने आ जाता है तो उसको दे सके, और बाकी का पैसा कहाँ जाता है गाइस, अपने पास रखता है और इसे किसी दूसरे दिन जमाकर्ता को निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया गया है। क्यों किया गया है गाइस, ये 15% क्यों रखता है अपने पास, क्योंकि हो सकता है, वही बताया हमने कि जमाकर्ताओं की धन निकालने की संभावना को देखते हुए प्रावधान किया गया है। चूँकि किसी विशेष विषय में दिन में केवल कुछ जमाकर्ता नगद के रूप में निकालने के लिए बैंक से पैसा निकालने के लिए गाइस काम आते हैं, इसलिए बैंक इतने नगद आराम से चल जाता है। बैंकों का काम इतने नगद में ही, जो 15% नगद में ही उनका काम चल जाता है, इसलिए वो पूरा नहीं रखते हैं बट 15% अपने पास रख लेते हैं जितना भी जमा होता है। क्योंकि यदि जिसने जमा किया है हो सकता है उसको थोड़ी बहुत की ज़रूरत आ जाए तो तुरंत उसके पैसे कुछ टाइम के लिए कुछ पैसे निकाल दिए जाते हैं, पूरे तो नहीं निकाले जाते हैं। जैसे हम भी जमा करके आते हैं तो हमारे पैसे यदि इकट्ठे नहीं निकल सकते, लाख रुपए की 2-3 लाख रुपए निकाल लें हम, तो गाइस इसलिए नहीं निकालते क्योंकि बैंक भी क्या करते हैं, उससे काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे पैसों की सुरक्षित भी हो जाती है और वो दूसरों का काम भी चलाते हैं ऋण दे करके, और कुछ पैसे अपने पास रख लेते हैं कि हमें तुरंत अर्जेंट पे यदि कुछ पैसे ज़रूरत होते हैं तो बैंक हमारे पैसे निकाल देता है।
देखिए बैंकों की जमा का एक बड़ा भाग क्या कर दिया जाता है, ऋण देने के इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम देखते हैं जो उन लोग आर्थिक गतिविधियां करते हैं उनमें ऋण की अधिक मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का इस्तेमाल लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है वह जमा करता उन्हें राशि की जिन्हें गई ज़रूरत है वह कर्जदार के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। जिसके पास गई एक्स्ट्रा पैसा था तो वो कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, और कुछ उसको ब्याज भी मिल जाता है, हम बैंक में जमा करते हैं। और गई जिसके लिए ऋण की ज़रूरत थी तो उसने ऋण ले लिया बैंक से और थोड़ी बहुत अब उसका ब्याज दे दिया, तो उससे गई से बैंक का कारोबार भी चलता रहा, लोगों का कर्मचारियों का वेतन भी उसी से निपट जाता है जो ऋण देते हैं बैंक लोग, और उससे क्या हो जाता है, और साथ में किसको ब्याज मिल जाता है, जिसने जमा किया था, और लोगों का काम भी चल जाता है ना। कर्जदार की मध्यस्थता का कार्य करते हैं बैंक लोग। बैंक की जमा पर ब्याज देते हैं, जिससे कि गाइस क्या होता है, ब्याज ऋण लेते हैं और कर्जदार के लिए ब्याज और जमाकर्ताओं के दिए गए ब्याज के बीच अंतर बैंकों की आय का प्रमुख साधन होता है। वही बताया गया है गाइस इसमें कि मतलब कि जो बैंक लोग क्या करते हैं, हम इसके माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए जमा करता, जैसे ये लोग क्या हैं गाइस, जमा करता है। ये कुछ लोग आए हैं बैंक में पैसा देने कि हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा है, आप रख लीजिए, जब हमें ज़रूरत पड़े तो आप दे देना, ठीक है ना। लोग जमा करते हैं, कहाँ पे करते हैं गाइस, इस बैंक में। बैंक की आय बढ़ती है, लोग धन को निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। फिर गाइस आगे इन्होंने क्या किया, अपना पैसा जमा कर दिया बैंक में और बैंक से फिर पैसा निकाल लिया, और इससे बैंक ने क्या दिया, इनको ब्याज भी दिया। इसके बाद गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आर्थिक स्थिति के लिए सुधारने के लिए, उनको जैसे व्यापार धंधा करना है या कोई काम के लिए पैसे अटके हैं, तो ये लोग कहाँ जाते हैं, बैंक से जाते हैं ऋण लेने कि हमें अभी कुछ टाइम के लिए ऋण दे दीजिए, बाद में हम आपको दे देंगे। और फिर यही लोग क्या करते हैं, लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज भी देते हैं। गाइस ये लोग क्या करते हैं, ऋण भी लौटाते हैं और फिर बाद में ब्याज भी दे देते हैं। तो गाइस इससे क्या चल जाता है, जो इन्होंने गाइस जो ब्याज दिया है, इससे बैंक के जो कर्मचारी जो व्यवस्था है वो चलती रहती है। एक मध्यस्थता का कार्य कर रहे हैं ये लोग, और इनको भी गाइस ब्याज मिल जाता है। तो दोनों का काम बन जाता है कि नहीं बनता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं साख की दो विभिन्न स्थितियों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब साख के बारे में दो स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, जो ऋण लेने वाले होते हैं उनकी कर्जदारों की स्थितियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनके दस्तावेजों के बारे में। हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण से तात्पर्य है एक ऐसी सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन और वस्तु सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदारों से भुगतान के रूप में वादा लेता है। अब हम विभिन्न निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। सो गाइस हम देखते हैं ऋण की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं बहुत से लोग क्या कर लेते हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ने पर उनके पास पैसा नहीं होता है तो वो लोग कहाँ से ऋण ले लेते हैं, साहूदार और कर्जदारों से ऋण ले लेते हैं। इनके बारे में गाइस हम पढ़ते हैं कि विभिन्न स्थितियों के बारे में पढ़ते हैं, हमें कहाँ से कैसे ऋण लेना चाहिए, हमें इसका परफेक्ट पता चल जाएगा इसके माध्यम से। देखिए त्योहार का मौसम आता है, कहाँ का कब का मौसम है गाइस, त्योहार के मौसम की बात है। तभी क्या होता है, अब से 2 महीने बाद की बात चल रही है, 2 महीने बाद त्योहार है, ठीक है ना। महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता का निर्माता कौन है गाइस, सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से
3000 जोड़ी जूते की मांग आती है। सलीम क्या बनाता है, जूता बनाता है, और उससे जो बड़ा व्यापारी है गाइस वो क्या करता है, 3000 जोड़ी जूते मांगता है कि आप हमें त्योहार का मौसम आ रहा है, इस टाइम हमारे जूते ज़्यादा बिकेंगे तो आप लोग हमें 3000 जोड़ी जूते बना देना। और अंदर से जिसे 1 महीने में के अंदर पूरा करना होता है। सलीम के लिए ऑर्डर आता है जैसे 3000 जोड़ी जूते देना है और वो भी 1 महीने के अंदर देना है। उत्पादन के काम के समय को पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता होती है। अब सलीम सोचता है कि मैं तो इतना सारा काम नहीं कर सकता अकेले, तो गाइस उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो पैसा दे करके अपनी सेवाएं लेना चाहता है, ठीक है ना। उसे कच्चा माल भी खरीदना होता है, उसके पास पूरा पर्याप्त माल भी नहीं होता है। तो इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। उसके पास पैसा भी नहीं है इतना ज़्यादा, तो वो क्या करता है, 2 जगह से ऋण लेता है। पहला वह चमड़ा व्यापारी से चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है। बोलता है वो चमड़ा व्यापारी से कि हमें आप अभी चमड़ा दे दीजिए और बाद में हम आपका भुगतान करेंगे। दूसरा वह बड़े व्यापारी से के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद का महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर करता है। आने वाले व्यापारी के रूप में का वादा करता है कि जैसे ही महीना खत्म हो जाएगा, खत्म होने का वादा करता है। देखिए यहाँ पे दूसरा वह बड़े व्यापारी से 1000 जूतों को अग्रिम लेने का नगद कर्ज लेता है तथा महीना के खत्म होने पर पूरा ऑर्डर पहुंचाने का भी वादा करता है। महीने की आखिरी तारीख में वह देखता है, महीने की आखिरी तारीख में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है और अच्छे खासा लाभ भी होता है और वह उधार लेने की अदायगी भी कर देता है। जो उसने उधार लिए थे उसको गाइस 1 महीने में उसको काफ़ी लाभ होता है जूता उता बेचकर, और गाइस जो ऋण लिया हुआ था उसने वो भी अदायगी वो आराम से कर देता है। अब तो गाइस देखते हैं सलीम के उत्पादन की कार्यशैली पूंजी की ज़रूरतों को ऋण के द्वारा पूरा किया। उसने कार्यशैली को किसके द्वारा पूरा किया गाइस, ऋण लेकर के किया, और ऋण उसे उत्पादन की कार्यशैली के खर्चों तथा उत्पादन के समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई को बढ़ा पाता है। तो गाइस उसने उसकी ऋण लेकर के उसने क्या किया, अपनी कार्यशैली को बढ़ाया, अपने उत्पादन को बढ़ाया। तो यहाँ पर देखा कि उसकी कमाई भी बढ़ गई। इस प्रकार यह ऋण का एक कैसा पहलू हुआ गाइस, यह सकारात्मक भूमिका अदा की। तो गाइस देखते हैं सपना की समस्या के बारे में। एक छोटी किसान सपना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। ये गाइस कौन है, एक सपना है। ये किसकी खेती करती है, मूंगफली की खेती करती है। कितनी बड़ी जमीन पर गाइस, 3 एकड़ की भूमि है इसके पास। वह इस उम्मीद पर कि एक फसल तैयार होने पर कर्ज की अदा कर देगी, इस उम्मीद से वह खेती के लिए एक साहूकार से ऋण लेती है। सोचती है कि जैसे ही फसल आएगी मैं ऋण को दे दूंगी। इसके हिसाब से गाइस वो कर्ज लेती है। किससे लेती है, साहूकार से कर्ज ले लेती है। और कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। और क्या होता है फिर, इसकी फसल बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे कीटाणु लग जाते हैं, मतलब बहुत सारे कीड़े वगैरह लग जाते हैं और फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। हालांकि सपना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयों का छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही गाइस कीड़े लग जाते हैं उनकी फसल में तो वो कीटनाशक का दवाइयों का प्रयोग भी करती है, लेकिन ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है और गाइस उसकी फसल एक तरह से बर्बाद हो जाती है। वह साहूकार को गाइस जिसने उसने कर्ज लिया था उसको वह कर्ज लौटाने में सफल नहीं होती है, असफल हो जाती है, क्योंकि उसकी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और उसने सोचा था कि फसल अच्छी होगी तो मैं कर्ज लौटा दूंगी, अभी बोने के लिए कर्ज ले लेती हूँ। असफल रहती है। वह साल के अंत में कर्ज को बड़ी रकम बन जाती है। वो गाइस जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो उसकी जो रकम है वो क्या हो जाती है, बहुत बड़ी रकम के रूप में बदल जाती है। और अगले साल सपना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है किसान उस साहूकार से। और इस साल फसल सामान्य रहती है, ना ज़्यादा अच्छी रहती है ना ज़्यादा खराब रहती है, लेकिन इतनी कमाई उसके पास नहीं होती है कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। अब वह
क्या हो जाती है, वह कर्ज में फंस जाती है। क्योंकि अब देख रहे हैं अपन, अब बराबर फसल हुई, आगे की फसल खराब हो गई है और कर्ज भी क्या हो रहा हुआ है, बढ़ गया है। क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ता है कर्ज भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। उसे कर्ज चुकाने में वह अपनी एक ज़मीन का उसको क्या करना पड़ता है, टुकड़ा बेचना पड़ता है, और बेच करके वो क्या करती है, फसल को कर्ज को चुकाती है। तो गाइस हमने देखा ये, तो गाइस क्या हुआ, उसकी कर्ज लेने से उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई कि उसको उसका ज़मीन का टुकड़ा भी चला गया। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल को उगाने के लिए होती है। हम देखते हैं कि जो गांव में ज़्यादातर लोग कर्ज काय के लिए लेते हैं गाइस, फसल को उगाने के लिए। बीज और कीटनाशक दवाइयों, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि के काफ़ी खर्चे होते हैं। हम देखते हैं इस आगात को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच में कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। और आमतौर से किसान ऋतु के प्रारंभ से फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं लोग, और फसल को तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर रहती है। लोग सोचते हैं कि जैसे ही फसल हो जाती है हम क्या कर देंगे, कर्ज को वापस कर देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है उनके अकॉर्डिंग। हम देखते हैं कि जो फसल होती है वो हमेशा ये होता है, कभी पाला पड़ जाना, तो कभी ओले बारिश हो जाना, तो कभी ज़्यादा बारिश हो जाना, तो कभी बिल्कुल भी बारिश ना होना। तो अधिकतर किसान इसमें मारे जाते हैं। और लोगों ने यही हुआ गाइस सपना का हाल। सपना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी क्या हो जाती है, उनके लिए असंभव हो जाती, क्योंकि कर्ज से वो फसल के लिए कर्ज देना चाहती थी, असंभव हो गई, और उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने सपना की कमाई को बढ़ाने की बजाय उसकी स्थिति और बदतर बना दी, और ज़्यादा खराब हो गई। इस आम भाषा में कर्ज जाल भी कहा जाता है। इस मामले में ऋणदाता कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से वह बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। तो कहीं कहीं गाइस हम देखते हैं इस वाली स्थिति में हमने क्या देखा कि इस वाली स्थिति में ऋण ने सपना की स्थिति को और ज़्यादा खराब कर दिया। ऐसी परिस्थिति में धकेल दिया जहां से वह बाहर नहीं निकल पा रही थी, उसे सीधे ज़मीन का टुकड़ा ही बेचना पड़ा। तो इस स्थिति में हमने 2 जन की स्थिति देखी। ऋण में एक की ज़िंदगी संभर गई थी और एक की बिखर गई। जैसे कि गई सपना और सलीम की ज़िंदगी देखी। सलीम तो गई उसका कारोबार और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन सपना का हमने देखा कि उसका क्या हुआ, और ज़्यादा बिगड़ गया। एक स्थिति में ऋण की आय बढ़ाने में सहयोग मिला। हमने देखा सलीम की स्थिति में कि उसको आय बढ़ाने में सहयोग मिला, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। और दूसरी स्थिति को क्या देखा गया, इसकी फसल बर्बाद हो जाने में सपना की स्थिति देखी के कारण गए से ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है, और सपना को कर्ज उतारने के लिए उसे अपनी ज़मीन का एक हिस्सा को बेचना पड़ा। हमने ये देखा। और क्या है गाइस, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति में पहले की तुलना में बहुत बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या अनुपयोगी होगा, परिस्थितियों और खतरे और हानि पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर किया जाता है। गाइस कोई नहीं जानता, अपन लोग नहीं जानते हैं, वो लोग नहीं जानते हैं कि ऋण कभी कभी क्या हो जाता है, हानिदायक भी हो जाता है और कभी कभी लाभदायक भी हो जाता है। ऋण उपयोगी होगा या अनुपयोगी होगा, ऋण उपयोगी होगा या नहीं होगा, यह परिस्थितियों और खतरों की और हानि में होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। गाइस कभी कभी हमने देखा ऋण सहयोगी भी हो सकता है, आपके लिए उपयोगी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमने दोनों स्थिति देखी। ये तो गाइस परिस्थितियों के खतरों और हानि पर निर्भर, सहयोग पर निर्भर करता है। यदि परिस्थितियों ने हमारा सहयोग किया तो ऋण लेना अच्छा हो सकता है, और कभी कभी ऋण लेना खराब भी हो जाता है, हानि भी दिला देता है। गाइस हमने ये देखा, क्योंकि हमने सलीम की और
सपना की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा। उन्होंने ऋण लिया गाइस, सलीम ने लिया तो उसके लिए लाभदायक रहा क्योंकि उसकी परिस्थिति सही थी। और गाइस सपना की परिस्थिति एक ख़राब हो गई कि उसमें कीटनाशक मतलब कीटाणु लग गए, उसकी फसल में कीड़े लग गए और लास्ट में फसल ख़राब हो गई। तो ऋण लेना और ज़्यादा उनको हानिकारक हुआ। इससे अच्छा ऋण ही ना लेते तो उसको प्रॉब्लम होने की ज़रूरत ही नहीं थी। भले फसल तो वैसे ही ख़राब हो गई ना उसकी, वो तो पहले भी ना बुकती तो ही सही था। देखिए हर समय ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। जब कोई ऋण लेता है तो उसमें ब्याज की दर निश्चित कर दी जाती है कि 2 रुपये सैकड़ा, 100 रुपये में 2 रुपये सैकड़ा लगेगा, 100 रुपये में 2 रुपये लगेगा दिन में, या 3 रुपये लगेगा। तो ब्याज की दर उसमें निश्चित कर दी जाती है। और क्या हो जाता है, जिससे कर्जदार और महाजन मूल रकम के रूप में विविध प्रकार के साख प्रबंध एक प्रकार के ऋण की उदाहरण देते हैं। तो गाइस विविध प्रकार के साख क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के साख मतलब कि गाइस जो हम ऋण लेते हैं या ऋणदाता होता है उनके बीच क्या होती है, एक अलग अलग प्रकार के गाइस लोग ऋण लेते हैं और देते हैं। उनके साख प्रबंध मतलब कि उनके ऋण लेने और ऋण देने में गाइस जो उनके नियम और शर्तें होते हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि गाइस कोई साहूकार क्या कम ब्याज पर गाइस ऋण देता है और कम ब्याज पर गाइस कोई ज़्यादा ब्याज पर देता है। दूसरा हम देखते हैं गाइस विभिन्नता किसमें पाई जाती है। इस प्रकार में गाइस कोई क्या ऋण आधार गाइस कुछ और रखता है, जैसे कोई सोना रखता है तो कोई चांदी रख लेता है ऋण के आधार के रूप में, कि कोई कितनी भी चांदी रख सकता है, कोई कितनी सोना रखता है। कि यदि आप ऋण का भुगतान नहीं करते हैं, आप ऋण वापस नहीं लौटाते हैं तो हम आपका क्या कर लेंगे, ये जब्त कर लिया जाएगा, हम किसी और को बेच देंगे और अपना पैसा वसूल लेंगे। इसके गाइस के प्रबंधन में विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। इसके बारे में हम एक गाँव का एक उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था कि वे इलाके पर एक प्रचलित विविध प्रकार के ऋण के प्रबंधों में जानने के लिए उत्सुक थे। कौन गाइस? रोहित और रंजन, ठीक है ना। वो सोचते थे कि हम अपने गांव में हमारे यहाँ कैसे ऋण दिया जाता है, लिया जाता है, इनके बारे में वो सोच रहे थे। कौन लोग उधार देते थे, कर्जदार कौन थे? तो कर्जदार कौन होते हैं गाइस? जो ऋण लेता है। ऋण की क्या शर्तें थी गाइस? तो हम देखते हैं क्या क्या शर्तें होती हैं। ब्याज दर कितनी है, कितने समय के लिए जाता है, ऋण का आधार क्या है, ये गाइस ऋण की शर्तें होती हैं। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया और अपने आप से उनका लेखा पढ़ सकते हैं। गाइस उन्होंने किस किस की बात की जानकारी की उनके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए 15 नवंबर 2019 को सीधा वो कहाँ जाते हैं, उन खेतों में जाते हैं जहाँ उन पर उस समय कौन होता है, अधिकतर किसान और मजदूर वर्ग क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। आलू की फसल लगी हुई है और उन्होंने क्या किया, अपने सोनपुर और एक छोटा सा गांव जहां पर सिंचाई की सुविधा है वहां एक छोटे से श्यामल से मिलते हैं। वहां के किसान श्यामल से मिलते हैं। 15 नवंबर 2019 को कौन जाता है गाइस? रोहित और रंजन जाते हैं अपने गांव में कर्ज के बारे में पता करने के लिए। कहाँ जाते हैं? वो खेत जाते हैं। वहाँ पे कौन मिलता है उनको? श्यामल मिलते हैं। उनका कहना है कि वो लोग बताते हैं गाइस, श्यामल जी बताते हैं कि उनका कहना है कि अपने 1.5 एकड़ की ज़मीन को जोतने के लिए हर मौसम में उन्हें उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजनों से ऋण लेते थे जिस पर उन्हें 5% मासिक ब्याज की दर देना पड़ता था और 60% वार्षिक। पिछले कुछ वर्षों में श्यामल के गांव में एक कृषि व्यापारी 3% में मासिक ब्याज की दर ऋण ले रहा है और जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधित आगतें जरूरत मुहैया कराता है, जैसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। तो गाइस जैसे आगे श्यामल कितने रुपए में ऋण लेता था, मतलब कि 5% में, और फिर एक व्यापारी आता है उससे गाइस वो ऋण कितने में देता है? 3% में। और गाइस वो जो ऋण लेता है, ऋण पर ब्याज
ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसान से वादा लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा। गाइस क्या कर रहा है वो व्यापारी, ये भी क्या 3 रुपए में ऋण दे रहा है और वो क्या वादा ले रहा है कि आप जैसे ही आपकी फसल होगी तो आप ये फसल हमको ही बेचेंगे, किसी और को नहीं बेचेगा। इसी प्रकार व्यापारी निश्चिंत है कि ऋण की अदायगी के समय से हो जाएगी, ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी और फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती हैं, इसलिए वह किसान को कम कीमत पर फसल को खरीद कर बाद में कीमतें बढ़ाकर बेचता है, भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है, वह फसल को सस्ते में खरीद के बाद में कीमतों को महंगा कर लेता है। क्या करता है व्यापारी, आगे कीमतों सस्ती कीमत पर खरीद लेता है और फिर बाद में महंगी में उन्हीं को लोगों को बेचता है। अब हम अरुणा से मिलते हैं। अब दूसरी जगह जाते हैं कौन, वो रंजन जाते हैं गाइस, और कौन जाता है, रंजन जाता है और रोहित जाता है और वहाँ पे किसानों से मिलते हैं। अब किससे मिल रहे हैं, अभी श्यामल से मिल रहे थे। श्यामल ने क्या बताया कि पहले वो लोग कितने में ले लेते थे, 5% में लेते थे। बाद में उन्होंने देखा कि एक व्यापारी आता है, वो व्यापारी ने मतलब कि 3% में अनाज तो ब्याज देना तो शुरू किया, लेकिन वह क्या करता है, वो बोलता है कि आप हमको ही अनाज बेचिएगा, जब भी बेचेंगे, एक वादा भी लेता है। और गाइस वो इस प्रकार वह निश्चिंत हो जाता है। और फिर हमने क्या देखा यहाँ पे, और जैसे ही गाइस फिर बाद में जब फसल आती है तो वो क्या कर लेता है, वो सस्ती कीमत पे अपना फसल को खरीद लेता है और बाद में क्या करता है, महंगी कीमत में उसी फसल को बेचता है। अब हम अरुणा से मिलते हैं और एक किसान की मजदूरी के काम का निरीक्षण कर रहा है। हम किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। कौन, अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज की दर 8.5% है और इसके अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। इसको जल्दी नहीं गई, इस 3 वर्षों में कभी भी आप लौटा दीजिए जब आपके पैसा हो जाते हैं। इसकी ब्याज की दर कितनी है, वार्षिक ब्याज दर 8.5% है। और अरुण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की एकड़ को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले में नया ऋण लेने की दरख्वास्त देना चाहता है और बैंक उन किसान को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले खेती के लिए ऋण ले चुके हैं। अब पढ़ते हैं। निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है और साल में कई महीने तक रमा के पास कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि क्या है गाइस, वो कृषि मजदूर है। और कृषि मजदूर आपको पता होगा कि हमेशा उसके कृषि में कार्य नहीं होता है। कुछ महीने जब गाइस फसल की कटाई होती है, बुवाई होती है, तो उस टाइम कृषि के मजदूरों को रख लिया जाता है और फिर बाद में उनके पास कोई काम नहीं होता है, क्योंकि वो कृषि मजदूर होता है। वह अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है, इसलिए उसे जब उसके पास गाइस काम नहीं लगेगा, मजदूरी नहीं करेगी, तो क्या होगा, उसके पास खर्च के लिए गाइस पैसा नहीं आएगा। और गाइस वो उसे इसीलिए उसको रोज़मर्रा के खर्चों के लिए भी क्या लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। और या फिर गाइस उसके परिवार में कोई अचानक बीमार पड़ने या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर निर्भर होती है, जो सोनपुर का मध्यम वर्गीय भूस्वामी है, उन पर गाइस आश्रित है रमा। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज की दर से ऋण देता है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतः रमा नया ऋण लेना पड़ जाता है, जबकि वह पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाती है। उसको क्या करना पड़ जाता है गाइस, उसमें खर्चा नहीं चलता है उसका, और फिर उसे नया ऋण लेना पड़ जाता है, जो कि वो पुराना ऋण चुका भी नहीं पाती है, नया टाइम आ भी नहीं पाता है और उसे फिर से ऋण लेना पड़ जाता है। वर्तमान में उसे भूस्वामी के यहाँ 5,000 रुपये देने हैं। गाइस क्या होता है, उसे भूस्वामी के यहाँ कितने
कितने 5,000 रुपये देने हैं अभी, और उसे उसी टाइम गाइस फिर से और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो जाती है। यद्यपि भूस्वामी के उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, क्योंकि गाइस वो उतना ऋण चुका भी नहीं पाती है और उसको और पैसे की ज़रूरत होती है। इसीलिए उनका व्यवहार, जो भूस्वामी है उनके वहाँ, जिनके वहाँ काम करती है गाइस, तो उनका व्यवहार वो ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते हैं रमा के साथ। फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है। फिर भी क्या करती है रमा, उनके लिए लगातार काम करती है कि उनका ऋण चुक जाए, क्योंकि उनकी पता है उनका काम ही क्या है, ओनली खेत पर मजदूरी करना, और खेत का मजदूरी का काम हमेशा गाइस नहीं लगता है, ताकि वह आवश्यकता पड़ने पर गाइस और ज़्यादा काम करने लगती है रमा उनके यहाँ पे। क्यों करने लगती है, क्योंकि ताकि उसे अगर दोबारा ज़रूरत पड़े तो ऋण मिल सके। रमा हमें बताती है कि उनके सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत क्या है, भूस्वामी नियोक्ता। रमा क्या बताती है गाइस, रमा कहती है कि हम उनके यहाँ पे जो ऋण लेने का एकमात्र स्रोत है कि जो भूस्वामी है, जो जिसके पास ज़मीन वगैरह है, उसी से इंसान क्या करता है, ऋण लेता है। कहाँ पर गाइस, सोनपुर में। अब देखते हैं गाइस सहकारी समितियों से ऋण। गाइस अब आज आधुनिक टाइम पे हम देखते हैं अपन सहकारी समितियों से भी ऋण ले सकते हैं और लेते रहे हैं। उस टाइम भी गाइस चलता था जब रमा का परिवार था, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके संपर्क में नहीं आए थे। अब पढ़ते हैं सहकारी समिति से ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाइस क्या है, सहकारी समिति होती हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों के सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। सहकारी समिति क्या होती है कि उसके सदस्य जो होते हैं वो एकत्रित होते हैं कुछ संसाधन क्षेत्रों के सहयोग के लिए। किसके लिए, कुछ संसाधन क्षेत्रों, अपने सदस्यों को संसाधन क्षेत्रों के सहयोग के लिए एकत्र होते हैं। और कई सहकारी समिति संभव हैं जो कि किसान, बुनकरों, औद्योगिक मजदूरों इत्यादि सहकारी समितियों। कृषक सहकारी सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है। क्या कृषक सहकारी समिति सोनपुर के पास ही नज़दीकी गांव में काम करती है, जिसमें गाइस क्या होते हैं, बुनकरों को सहायता मिलती है, किसानों को ऋण लेने में सहायता मिलती है, जो उद्योग वगैरह खोलते हैं उनको भी, मजदूरों को भी गाइस क्या मिलती है, सहायता मिलती है सहकारी समिति से। और ये गाइस कहाँ पे है, वहाँ पे सहकारी समिति, कृषक सहकारी समिति सोनपुर के निकट ही एक गांव में स्थापित है। ठीक है ना। इसके 23 किसान सदस्य हैं। किसके गाइस, जो सोनपुर के पास सहकारी समिति है उसके कितने, 2300 किसान सदस्य हैं। 2300। यह अपने सदस्यों को जमा प्राप्त करती है और जमा पूंजी में ऋण आधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक में बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है और यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जाता है। कृषक सहकारी समिति उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के लिए ऋण मुहैया कराती है। तो गाइस कृषक सहकारी समिति क्या होती है, हम इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सहकारी समिति में क्या होती है, इसमें गाइस कुछ वहीं के मेंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे कितने सदस्य बताए गए हैं, यहाँ पे 2300 सदस्य बताए गए हैं, इसके सदस्य थे। गाइस जिसको भी पैसा इसमें जमा कर दिया जाता है, जिस प्रकार बैंक में कर देते थे, इसमें भी गाइस, और उनको जो जमा करता है पैसा, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो क्या कर देता है, इसमें जमा कर देता है इस सहकारी समिति में। और जिसके पास गाइस पैसा नहीं है तो वो यहाँ से ऋण भी निकाल सकता है। जैसे काय के लिए ऋण निकल जाते हैं, कृषक सहकारी समिति में कृषि उपकरणों के लिए खरीदने के लिए, कोई कुछ खरीदना है तो वो ऋण निकाल सकता है, वहाँ से कर्ज ले सकता है। मछली पकड़ने के लिए, मतलब अपने उद्योग धंधे चलाने के लिए, घर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्जों का मुहैया कराती है कृषक समिति। ये भी उसी प्रकार कार्य करती है गाइस, जो पैसा जमा करता है उसको कुछ ऋण दे देती है, कुछ ब्याज दे देती है गाइस, और जिसको भी पैसे की ज़रूरत होती है तो लोग यहाँ से भी ऋण ले सकते हैं। इनको गाइस क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिए, नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की फुल कोशिश करेंगे। और यदि हमको लगेगा कि आपको ज़रूरत है इन क्वेश्चन आंसर की तो हम इस पर वीडियो भी बना देंगे।
सो कैसा लगा वीडियो गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। सो थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।